all of you very good morning. So hope all good. वेलकम टू कनेक्टा पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग म्यूज़ियम डिप में देखेंगे आज का करंट से रिलेटेड क्या टॉपिक आया। तो हम पहला टॉपिक देखें, इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। हम देखेंगे इसका कितना एडिशन है, थीम क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ। तो इंडिया जो ग्लोबल साउथ समिट का तीसरी बार होस्ट करने जा रहे हैं, तो इससे 2 बार कैसे हुआ क्या। थीम इसका है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका थीम याद रखना है क्योंकि थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल साउथ में वैसे कंट्रीज आते हैं जो डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, वर्ल्ड के जो भी हैं डेवलप कर रहे हैं और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। ये ब्रांड लाइन के तहत हुआ था। ब्रांड लाइन किसके द्वारा दिया गया था? विली ब्रांड के 1980 में। ये ग्लोबल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक डिवाइड को डिपिक्ट करता है और ये पर कैपिटा जीडीपी पर बेस्ड होता है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, चाइना इसमें इंक्लूडेड होता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इंक्लूड नहीं होता है। ये एक इनिशिएटिव है कि आप जो भी ग्लोबल साउथ में कंट्रीज़ होते हैं उसके बीच एक टुगेदरनेस आए और अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करें। ये इस प्रिंसिपल में इसका एक ही प्रिंसिपल है कि वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर पर लीडर्स सेशन और मिनिस्टेरियल सेशन। पहला समिट इसका इंडिया होस्ट किया था, हुआ था 12 जनवरी 2023 को, और दूसरा समिट हुआ था 17 नवंबर 2023 को। ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था और इस बार भी वर्चुअल फॉर्मेट में हो रहा है। इसका वही है कि आउटपुट की इनपुट और फीडबैक जो G20 समिट में एजेंडा में दिया गया था, इसका क्या कैसे होगा, क्योंकि G20 समिट में जो है इंडिया होस्ट किया था। और फिर न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में G20 न्यू दिल्ली का समिट हो रहा था, तो उसमें भी इसके बारे में बात किया गया था। तो हम देख लिए कि अगर वन लाइनर हम देखें तो ग्लोबल साउथ समिट को कौन होस्ट करने जा रहा है, तो इंडिया होस्ट करना। और इस बार का थीम याद करना है। इस बार का थीम क्या था? एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम याद करना होना है। और से 2 बार कहाँ हुआ, कब हुआ। अगला है कि फ्लड वाच इंडिया एफ। आए दिन इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में कभी क्लाउड बर्स्ट हो जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहे हैं, तो फ्लड आते ही रहते। उसके लिए ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होता है? जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो भी लो एरिया में रहते हैं, उसको चूँकि नहीं पता चल पाता और ना ही गवर्नमेंट को उस तरीके से पता चल पाता कि कहाँ कैसे। तो उसीलिए फ्लड वॉच इंडिया ऐप लाया गया। एक मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन 2.0, इससे पहले भी आ चुका है ये। इसका 2.0 वर्जन लाया गया जल शक्ति यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। ये डेवलप्ड हुआ किसके द्वारा? सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। ये इंफॉर्मेशन देगा फ्लड के बारे में, पहले ही दे देगा। हम जैसे कि बात किए 2.0 है, तो इससे पहले भी आ चुका है, तो उसका एक्सपीरियंस देखा है तो 592 प्लेस पर लगाया था और उससे जो है बहुत हेल्प मिला। और ऐप जो है वही बताएगा कि कहाँ रिजर्वायर फुल है, कहाँ कैसे, कब इसको खोलेंगे तो कितना पानी। और फिर इसको ना सेटेलाइट डाटा एनालिसिस कर देगा, इंटरनेशनल मॉडलिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग, जिससे एक्यूरेट और टाइमली फ्लड का भी फोरकास्ट हमें मिल सके। तो क्या हम देखें? फ्लड वॉच इंडिया ऐप, ये 2.0 है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ और डेवलप कौन करता है? सेंट्रल वाटर कमीशन। ये 2.0 था, इससे पहले भी आ चुका है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है। अगला टॉपिक हम कृषि DSS। ये क्या है? कृषि DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें वही है कि कृषि को ये एक सेटेलाइट बेस्ड सिस्टम, इसको भी सेटेलाइट से जोड़ा जाएगा, जिससे फार्मर को जो है क्रॉप मैनेजमेंट और उसके प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा। क्योंकि सेटेलाइट से जोड़ देने के बाद आपको वेदर फोरकास्टिंग पता चल जाएगा, और वेदर फोरकास्टिंग पता चल जाएगा तो आप कहीं ना कहीं प्रिकॉशन ले सकते हैं और फिर उस चीज़ को पहले भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक रिसेट 1, इससे भी डाटा कि वो सपोर्ट करेगा, जैसे एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बहुत सारे
उस तरीके से एफ ला रहे हैं जिस पे ये सारा डिजास्टर आएगा, कब इन्वायरमेंट मैनेजिंग वाटर रिसोर्स सब चीज़। आप पेस्ट से कैसे मदद फार्म अधिक क्रॉप्स को बचाना है, कैसे ड्राउट आ गया, कहाँ लो एरिया है, कहाँ वाटर टेबल सही नहीं है, इस तरीके से फार्मर के लिए कि ये बेटर क्रॉप मैनेजमेंट में हेल्प करेगा और इम्प्रूव करेगा सभी प्रोडक्टिविटी को। एग्रीकल्चर में क्या होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के यूज़ को प्रमोट करेगा और ये रिमोट सेंसिंग के यूज को एक्सपेंड करेगा। फीचर्स वही है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, जियोस्पेटियल पैटर्न हर जगह पर, डिजास्टर वार्निंग देगा और क्रॉप का मॉनिटरिंग और डाइवर्सिफिकेशन होगा। हम देख लें कृषि DSS क्या था। कृषि DSS क्या था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। किस तरीके से हम डिसीजन ये खोला गया, क्योंकि स्पेशली फूड क्रॉप्स फार्मर्स एग्रीकल्चर इसलिए तो इसको सेटेलाइट से जोड़ देने का देखिए प्रिडिक्शन हो, फोरकास्ट हो जाए, एक रियल टाइम हमें पता चलता है। न्यूज़ में आया कि 3 मोर रामसर वेटलैंड साइट्स जो है इंडिया में अब हो गया है। तो अब इससे है क्या कि इससे पहले कितना था, तो इससे पहले 82 था, अब 3 ऐड हुआ है तो 85 हो गया है। 2 तमिलनाडु में मिला है और 1 मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु में नंजरायन बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी और 1 मध्य प्रदेश का तावा रिजर्वायर। हम एक एक करके देखेंगे। नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये स्पेशली वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स स्पेशली वेदर कंडीशन। ये एक लेक था नंजरायन, चूँकि ये नंजरायन किंग के द्वारा रिपेयर और रिस्टोर किया गया था। ये फ्लोरा और फौना में बहुत ही रिच 191 स्पीसीज़ का बर्ड है यहाँ, 87 स्पीसीज़ का बटरफ्लाई है, 7 स्पीसीज़ ऑफ एम्फीबियंस, 21 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, 11 स्पीसीज ऑफ स्मॉल मैमल्स और 77 स्पीसीज प्लांट्स है। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कितनी फ्लोरा बायोडाइवर्सिटी में रिच है। नोटेबल स्पीसीज है जैसे बार हेडेड गूज, पेलिकन, एनसोल्जर। ये जो है 17th बर्ड सेंचुरी स्टेट का हो गया तमिलनाडु का। तो हम देख लिए नंजरायन बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु के त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये फ्लोरा और फौना में बहुत ही ज़्यादा रिच है। स्पेशली ये एक लेक था जिसको रिपेयर और रिस्टोर किया गया था नंजरायन किंग के द्वारा। अगला है काजू वैली बर्ड सेंचुरी, 16th बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु के बिच्चूपुरम डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि ये 2021 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये 16th नंबर है। ये पौंडीचेरी के नॉर्थ में पड़ता है। ये सिग्निफिकेंट और बायोडाइवर्सिटी रिच है। और सबसे बड़ा वेटलैंड्स पेनिनसुला, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया मतलब जो भी साउथ इंडिया है वहाँ जो भी वेटलैंड्स बन उसमें सबसे बड़ा वेटलैंड्स, लार्जेस्ट वेटलैंड्स। और बायोडाइवर्सिटी रिच वाटर में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसको 3 भाग में, ईस्टर्न पार्ट में ब्रैकिस वाटर है, ऊपी काली क्रीक में सी वाटर फीड करता है, और काजू वैली में फ्रेश वाटर। नोटेबल स्पीसीज यूरेशियन कूट, पेंटेड स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, इवीस। सिग्निफिकेंस ये है कि सेंट्रल एशियन लाई करता है, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, मेजर रिचार्ज सोर्स एक्वाफायर के लिए काम करता है, मैनग्रोव। तावा रिजर्वायर हम देखेंगे कहाँ है, मध्य प्रदेश। ये तावा और डेनवा रिवर के कन्फ्लुएंस में बनता है। ये कहाँ, तावा और डेनवा रिवर के कन्फ्लुएंस पर है। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारे नर्मदा नदी की, और ये स्पेशली मेनली तो था इरिगेशन पर्पस के लिए, लेकिन बट लास्ट में जो है फिर इसको फिर पावर जनरेशन और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज किया जा, इरिगेशन पर्पस के लिए मेनली था, लेकिन पावर जनरेशन एग्रीकल्चर के लिए भी यूज किया जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट एक्वेटिक फ्लोरा और फौना के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लोकेटेड सतपुरा टाइगर रिजर्व के इनसाइड रहते हैं, और इसमें बहुत इनसाइड है ये कौन, तावा रिजर्वायर। ये रेयर और इंडिजिनस स्पीसीज प्लांट्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट के लिए बहुत ही नोटल स्पीसीज स्पॉटेड डियर और पेंटेड। तो हम देख लिए 2 तमिलनाडु में, नंजरायन और
ताबा रिजर्व में और कजुवेली नंदरायन और कजुवेली तमिलनाडु और ताबा रिजर्व मध्य प्रदेश। हम कुछ रामसर के कुछ बेसिक फैक्ट्स तो मैं लिख नहीं पाई, लेकिन हम तो रामसर इज़ अ प्लेस लोकेटेड ईरान में है रामसर। और ये कन्वेंशन हुआ था, इंडिया इसका पार्टी साइन किया था 2 फरवरी 19 में, और ये 2 फरवरी 1970 में ईरान में हुआ था, लेकिन इंडिया साइन किया था 1982 में। लेकिन हम ये देखेंगे क्या कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में 18 और उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स है। लेकिन एरिया देखा जाए तो गुजरात सबसे ज़्यादा एरिया ये जो है मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। एक ये भी है कि इंडिया का जो है 40% स्पीसीज प्लांट एनिमल जो इंडिया के 10% एरिया पे वो टोटल एरिया जो है कवर करता है। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो यूके के पास 175 है, मैक्सिको के पास 142 है, लेकिन मैक्सिमम रामसर। लेकिन अगर एरिया देखा जाए तो बोलीविया जो है बहुत एरिया वो करता है। तो हम देख लिए। अगला है एम पॉक्स को डिक्लेयर किया गया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। उस दिन तो हम देखे थे मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया गया। तो अब इसको जो है WHO के द्वारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न में इसको डिक्लेयर कर चुकी, इसलिए दे दिया है कि धीरे धीरे ये जो है फैल रहा है। हम तो उस दिन पढ़े ही थे, इन्फेक्शस जेनेटिक डिजीज़ है, वह पॉक्स वायरस स्पीसीज, रैश और बंश अफेयर हो जाता है स्किन में। ये फ्लूइड से भी होता है, आप ह्यूमंस टू जेनेटिक एनिमल्स टू ह्यूमंस फैलता है। ओवल शिफ्ट का होता है, ये डबल स्ट्रेन DNA होता है। ट्रांसफ़र होता है स्क्वायरल मंकी सबसे 2 स्ट्रेन होता है, जिसमें पहला स्ट्रेन ज़्यादा डेंजरस है और सेकेंड स्ट्रेन कम डेंजरस है। कॉजे ऑर्थोपोड वायरस पहली बार इसको देखा 1970 में। तो अभी जो है तो ये धीरे धीरे फैल रहा है, अफ्रीका से बाहर हो रहा है ये वायरस। तो इसलिए इसको पब्लिक हेल्थ कंसर्न में और इस WHO दे दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बहुत ही ज़्यादा